हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाणाकीय हिसाबी पद्धति बे। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है हायर परचेज सिस्टम, भाड़ा खरीद पद्धति। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पर हमने इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। जहाँ पर फर्स्ट वीडियो में जब हमें सम्स में कैश प्राइस रोकड़ कीमत ना दिया गया हो तो उस टाइप का सम हमने सीखा था, और सेकंड वीडियो में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज नो दर ना दिया गया हो तो उस टाइप का सम हमने सीखा था। आज हम जब कैश प्राइस रोकड़ कीमत और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज नो दर दोनों चीज़ ना दी गई हो तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आज हम सीखने वाले कि किस तरह से हम कैश प्राइस रोकड़ कीमत भी निकालेंगे। साथ साथ में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, ब्याज का दर ही नहीं है, तो भी हम इंटरेस्ट ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इसलिए आज का सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी 3 से 4 सम्स देने वाला हूँ, और आज के वीडियो में हम एक नया अकाउंट भी बनाना सीखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद सम्स में जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हम तैयार करेंगे। एक हमारा इंटरेस्ट ब्याज का टेबल, दूसरा डेप्रिसिएशन घसारा, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे जो भी सम्स में दिए गए होंगे, जिसमें मैं आज अगेन आपको मशीन यंत्र खाता बनाना सिखाने वाला हूँ, और साथ साथ में एक नया अकाउंट जो हमारा खरीदनार होता है ना, परचेजर, उसका अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूँ, जिसमें जो वेंडर होता है बेचनार, वो अपनी बुक में खरीदनार परचेजर का अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये अकाउंट आज मैं आपको नया सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो भी बहुत खास रहेगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि ये चैप्टर ही लॉन्ग है, बट इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। मोस्ट ऑफ टॉपिक आज के वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी इस चैप्टर में कुछ बाकी रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं, तो आज यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन लिखूंगा और समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर। दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। जो सम हम सीख रहे हैं इस टॉपिक को कवर करते हुए, तो वो हमारा एनईपी की बुक का क्वेश्चन नंबर रहने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 28। ये वाला सम आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दोनों ही चीज़ नहीं दी है। रोकड़ कीमत कैश प्राइस भी नहीं दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर नहीं दिया है। ये सम्स देखो आप मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया, 2012 में, 15 में, 17 में, और लेटेस्ट में भी पूछा गया है। और इसके जैसे मैं आपको 3 से 4 सम्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार इंग्लिश में के अंदर भी ये सम्स दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे अगर किसी के पास बुक ना हो और हो तो भी एक बार ये सम्स यहाँ पर रीड कर सकता है। तो जैसे हम लोग हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ दोनों मीडियम में समझाता हूँ। एक वीडियो में गुजराती यूज़ करता हूँ तो सेकंड में इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करता हूँ। मोस्ट ऑफ मेरा रहता है कि दोनों मीडियम को मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। तो जो हम क्वेश्चन सीख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे इंग्लिश में वाले देख सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में पहले पहचानते कैसे कि सम्स में क्या दिया और क्या नहीं दिया। तो अगेन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, भले वीडियो लॉन्ग रहे पर आपको डिटेल में पता तो चलेगा। तो सम्स पढ़ना सीखिएगा खास। तो स्टार्टिंग जब आप पढ़ रहे हो तो अक्षय और शिल्पा ये 2 नाम दिए गए। तो अक्षय कौन हुआ? अक्षय ने यंत्र खरीदा शिल्पा के पास से, इस पद्धति भाड़ा खरीद से, हायर परचेज से। तो ये खरीदनार हुआ, इंग्लिश में होगा परचेसर। और जहाँ पे शिल्पा के पास से खरीदा है तो शिल्पा हुआ हमारा बेचनार, इंग्लिश में वेंडर, सेलर। अब यहाँ पर खरीदते समय 1 अप्रैल 2010 को उसने खरीदा, उसमें कितने में खरीदा वो लिखा नहीं है। उसके बाद जो 4000 दिया ना, वो क्या लिखा गया है? 4000 रोकड़ करार करती वक्त, जो 4000 उसने चुकाया वो करार के टाइम चुकाया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम चुकाया, मतलब इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, तात्कालिक चुकौती। पूरा अमाउंट नहीं चुका है, जो हम लोग खरीद रहे उस समय जो पेमेंट करते हैं ना, उसी तारीख को वो हमारा डाउन पेमेंट दिया। मतलब यहाँ पे देखिए कैश प्राइस रोकड़ कीमत नहीं दिया, इतना पहचान में आ गया। और क्या नहीं दिया देख लेते हैं। आगे हफ्ता दिया गया, 1 2 3 हफ्ते हमें दिए गए। फिर हमें जो 10% है वो घसारा के रेट दिया गया, डेप्रिसिएशन के लिए हमको दिया गया। और देखिए उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हमको क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, ब्याज का दर। ठीक है, तो वो भी मिसिंग है। अगर ब्याज का दर दिया गया होता तो इससे पहले वाले सम्स में मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया, वैसे हम फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ मिसिंग है। आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, एक मिसिंग है कि 2 मिसिंग है, जिससे आपको कैलकुलेशन का आइडिया आ पाए। ठीक है, अब सम्स को मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन होगा। जब कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ना दिया गया हो, रोकड़ कीमत और ब्याज नो दर, तो सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट जो हफ्ते सम्स में वो लिख दीजिए, जितने भी दिए, 3 दिए, 4 दिए। तो देखिए फर्स्ट दिया 5200 का, दूसरा दिया 4800 का, और तीसरा दिया 4400। तो 3 ही इंस्टॉलमेंट, 3 ही हफ्ते। तो पहले तीनों हफ्तों को लिख दीजिए यहाँ पर। ये तीनों हफ्ते लिखने के बाद अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जब हमें दोनों चीज़ ना दी हो, दोनों ही चीज़, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो हफ्ता होता है ना इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर दोनों चीज़ जुड़ी हुई होती है।
थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा, वीडियो लॉन्ग भले रहेगा पर आपको क्लियर तो रहेगा। अब ये टेबल देख रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट होता है, जो हफ्ता जो हम लोग सॉल्व करते हैं, तब इसमें इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है और इंटरेस्ट माइनस करके बाकी कैश प्राइस रोकड़ कीमत आती है। मतलब ये दोनों चीज़ इस हफ्ते इंस्टॉलमेंट में जुड़ी हुई होती है और इस सम्स में दोनों चीज़ नहीं दी है, तो ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए इंस्टॉलमेंट की हेल्प हमें लगेगी। इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे। समझ गए क्यों हम लोग इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन बना देना। क्या बनाना है? इक्वेशन, समीकरण बना देना है जिसमें एक्स और वाई, एक्स को हम क्या एज्यूम करेंगे? कैश प्राइस। इस इंस्टॉलमेंट में जो एक्स है हमारा कैश प्राइस रोकड़ कीमत होगा और सेकंड जो वाई होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट, ब्याज होगा। तो यहाँ पे जितने इंस्टॉलमेंट हो उतने हमें इक्वेशन, समीकरण बना देना है। जैसे कि एक्स प्लस वाई, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड अगेन एक्स प्लस वाई, ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट का दूसरा इक्वेशन, समीकरण बन गया। तीसरे के लिए भी हमने इसी तरह समीकरण बनाया। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या रहेगा, तीनों समान तो हो नहीं सकते। ये जो वाई है ना, वाई जो हमारा इंटरेस्ट बताता है, ब्याज, तो आप लोग को पता है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में ब्याज तो जुड़ा होता है, बट पहले इंस्टॉलमेंट में सबसे ज़्यादा ब्याज होता है, उसके बाद सेकंड में कम होता है और थर्ड में उससे भी कम होता है। तो क्या करना है, सीक्वेंस ला लेना है। हाईएस्ट टोटल 3 है ना, तो पहले में 3 लिखिए, फिर दूसरे में 2 कीजिए और लास्ट वाले में 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों लिखा आप लोग को पता चला होगा। अगर 4 इंस्टॉलमेंट दिए तो आपको 4 से स्टार्ट करना है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले में सबसे ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है और लास्ट वाले में सबसे कम होता है। इसका दुगुना होगा, इसमें इससे भी ज़्यादा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे 3, 2, 1 लिखना रहेगा। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब 3 इक्वेशन से हम एक्स और वाई फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या करना चाहिए, कोई भी 2 इक्वेशन को लेकर उसको कंपेरिजन करेंगे जिससे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो पहले या दूसरे का कंपेयर कीजिए, या दूसरे तीसरे का कीजिए, या पहले तीसरे, किसी का भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट और सेकंड का कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमारे बने। इतना क्लियर हुआ आपको? तो मैं अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। जो हम लोग 10 से स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके और एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो फर्स्ट है एक्स प्लस 3y इज इक्वल 5200 और सेकंड है एक्स प्लस 2y इज इक्वल 4800। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग को पता रहेगा कट होना चाहिए, कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। तो x और x इक्वल है, ये कट हो सकता है, लेकिन दोनों के साइन इक्वल नहीं, चेंज करने पड़ेंगे। ये भी प्लस का है, प्लस का तो कट नहीं होगा। तो एक का साइन चेंज करें तो सभी का चेंज होगा। तो ये प्लस का तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। नीचे वाले की साइन क्या की गई, चेंज की, जिससे क्या ये प्लस का x और माइनस का x क्या होगा, कट हो जाएगा। अब ये 3 है प्लस का, ये 2 है अब माइनस का, तो 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 1 ना लिखो की बात है, तो 1y हो जाएगा। समझिए 3y माइनस 2y, तो y बचा। अब यहाँ पर 5200 माइनस का 4800 हुआ, तो 5200 में से माइनस करेंगे 4800 तो कितना मिलेगा, 400। तो y बराबर हमको क्या मिल गया, 400। ये y क्या इंडिकेट करता है, इंटरेस्ट, ब्याज हमें बताता है, ठीक है। अब एक y निकल चुका है तो बाकी तीनों के भी हमको मिल जाएंगे। मतलब हमको इंटरेस्ट, ब्याज की अमाउंट मिल चुकी है। इंटरेस्ट, ब्याज की अमाउंट तीनों हफ्तों में इंस्टॉलमेंट में कितनी है वो हमें मिल चुकी है। जैसे हम लोग लिख के यहाँ बता देंगे। पहले में अब देखिए 3y लिखा गया है, कितना लिखा गया, 3y। सेकंड में है 2y और थर्ड में है y। तो पहला y 400 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब तीसरे में ओनली 400 है इंटरेस्ट ब्याज। तो सेकंड में कितना होगा, 2 गुना होगा, समझ गए। 400 इंटू 2 तो 800 होगा। यहाँ फर्स्ट वाले में 400 इंटू 3 मतलब 1200 होगा। मतलब ये हमें ब्याज इंटरेस्ट मिल चुका है। पहले हफ्ते में होगा 1200, दूसरे में होगा 800 और तीसरे में होगा 400। तो पहला काम हमारा इंटरेस्ट ब्याज का हो चुका है। अब हमें दूसरा चीज़ क्या निकालना है, कैश प्राइस, रोकड़ कीमत निकाल। तो वो भी निकल जाएगी क्योंकि तीनों के अंदर y की वैल्यू आ चुकी है, तो x निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये सब फेयर काम है, आप लोग को लिख के दिखाना है, ठीक है। मैं समझा से टाइम जा रहा है, बट आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। ये पहले इक्वेशन के अंदर हम लोग देखेंगे तो 3y डायरेक्ट लिख दूंगा, 3y बराबर 1200 है कि नहीं, ठीक है। ब्याज की कीमत कितनी है, 1200। ये 5200 में ब्याज हमारा 1200 है, तो प्लस का सट जाएगा माइनस में। तो आप 1200 माइनस कीजिए तो हमको कितना मिलेगा, 4000। पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए, आप समझ गए। ये 4000 क्या मिला, कैश प्राइस, रोकड़ कीमत मिला। मतलब पहले हफ्ते में 4000 क्या था, कैश प्राइस। इसी तरह सेकंड का देख लीजिए, x प्लस क्या है इक्वेशन, 2y इज इक्वल 4800। तो x प्लस यहाँ पे y बराबर 400, 400 इंटू 2 करेंगे 800, टोटल 800 का ब्याज है, तो डायरेक्ट 800 हम लिख देंगे। तो 800 को करेंगे माइनस, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे भी 4000 आएगा। ये क्या मिला, कैश प्राइस। समझ में आ रहा होगा, माइनस कर रहे हैं, बेसिक्स है। तीसरा इक्वेशन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बताते, तो यहाँ पे 4400 है, x हमें निकालना है और y है यहाँ पर 400 थर्ड के अंदर। यहाँ पर 400 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 4000 मिलेगा x। मतलब ये क्या हुआ, कैश प्राइस, रोकड़ कीमत। तो देखिए हर एक इंस्टॉलमेंट में
रोकड़ कीमत कितना हुआ हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, 4,000, 4,000 और 4,000। अब टोटल कितना होगा तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। तो टोटल मैं ज़रा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, टोटल कैश प्राइस रोकड़ कीमत कितना होगा। तो ये जो 4,4 है टोटल 12,000, समझ गए, ये इंस्टॉलमेंट हफ्ते के अंदर था। और साथ साथ में हमने स्टार्टिंग में एक डीपी डाउन पेमेंट भी भरा था ना, क्योंकि वो हफ्ता तो होता नहीं है, वो उसी दिन चुका था, इसलिए 4,000 ये भी ऐड करना भूलना नहीं है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया हफ्ते में से कैश प्राइस निकाल के लास्ट में डीपी की अमाउंट भी प्लस करते हैं, डाउन पेमेंट भी प्लस करना होता है। तो ये डाउन पेमेंट का 4,000 प्लस हफ्ते के अंदर तीनों का जो चुकाया है 12,000, तो टोटल मिला के कितना हुआ 16,000। 16,000 क्या हुआ कैश प्राइस रोकड़ कीमत मिला। तो इस तरह से कैश प्राइस रोकड़ कीमत निकलेगा। इन शॉर्ट में समझ गए क्या कर रहे थे हम लोग, पहले इक्वेशन बनाएंगे तीनों तीन, इक्वेशन बनाने के बाद वाई मतलब ब्याज इंटरेस्ट निकालेंगे और तीनों का इंटरेस्ट निकलने के बाद सिंपल सा तीनों में जुड़ा हुआ कैश प्राइस रोकड़ कीमत निकल जाएगा। फिर तीनों को प्लस करके हमने डीपी डाउन पेमेंट प्लस किया तो टोटल हमारा कैश प्राइस मिल गया। आई होप यहाँ पे कोई आपको डाउट होगा नहीं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर यूट्यूब पर आ रहा है तो फर्स्ट जो सम्स के अंदर हमको नया सीखना था वो हमने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद का जो है वो बेसिक में हर एक सम्स में कर रहे वही हम सॉल्यूशन करेंगे, पर मैं आपको एक नया अकाउंट भी बना रहा हूँ, इसलिए एंड तक देखिएगा और मैं आपको सम्स प्रैक्टिस करने के लिए भी देने वाला हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद का जो हमें सॉल्यूशन करना होता है, दो कैलकुलेशन मतलब दो टेबल बनाने होते हैं। एक हमारा इंटरेस्ट ब्याज का बनाना होता है और दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन हमारा घसारे का बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली तारीख कौन सी आने वाली, जिस तारीख को यंत्र खरीदा था। तो सम्स के अंदर आप देख रहे हो 1 अप्रैल 2010 को खरीदा था, ठीक है। तो पहली तारीख लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1/1/2010। अभी कैश प्राइस आएगा रोकड़ कीमत, जो वो यंत्र की टोटल रोकड़ कीमत जो हमने निकाली कितना था 16,000। समझ गए, पूरा कैलकुलेशन आपको याद होगा। अब इस तारीख को चुकाएगा जो भी रकम, उसको इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते एक्चुअली, डीपी डाउन पेमेंट, लेकिन इसी कॉलम में लिखना होता है। तो उसी तारीख को हमने कितना चुकाया था 4,000 का पेमेंट किया था, ठीक है। 4,000 का उसी दिन को पेमेंट किया था, वो 4,000 यहाँ पर लिखेंगे और इंटरेस्ट में उस तारीख को डैश आएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ब्याज जुड़ा होता नहीं है। तो उस तारीख को हमने टोटल 4,000 ही चुकाया, पूरा 4,000, समझ, क्योंकि इंटरेस्ट होता तो माइनस करते हैं। तो अभी 4,000 जो चुका है वो टोटल में से माइनस कर देंगे। 16,000 में से 4,000 माइनस किया, मतलब 12,000 का बैलेंस हमारा बचा, ठीक है। फटाफट सॉल्यूशन करते हुए जाऊँगा, आप लोग को पता चल रहा होगा। सॉरी यहाँ पर अप्रैल था, ठीक है। अब अप्रैल है तो मार्च एंडिंग होगा, मार्च मतलब यहाँ पर ईयर चेंज होगा, 11 हो जाएगा। जो हमारा क्लोजिंग है यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। अब इस तारीख का क्या आएगा इंस्टॉलमेंट, 2011 का इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ तारीख भले नहीं है तो 5,400 ही आएगा, 5,200 ही आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट कितना है 5,200, तो वो 5,200 यहाँ इंस्टॉलमेंट के रूप में आ जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का परसेंट नहीं है, पर हमने फाइंड आउट तो किया ना, पहले में कितना था 1,200। तो एक बार अगेन मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं। आप लोग को अब ध्यान होगा कि पहले में था 1,200, दूसरे में 800, तीसरे में 400 था, ठीक है। ये तीनों हमारा क्या है ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले में हमारा था 1,200 का इंटरेस्ट, फिर दूसरे में 800 और तीसरे में 400। तो यहाँ 1,200 का इंटरेस्ट लिख देंगे। अगर परसेंट होता तो हम कैसे करते हैं, आप लोग को याद होगा फर्स्ट वीडियो में परसेंट होता है तो ये वाली फर्स्ट कैश प्राइस का हम लोग परसेंट निकालते हैं, 10% हो 5% हो, फिर हम हफ्ते में से क्या करते हैं ब्याज इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो एक्चुअल में जो चुका है वो हमको मिल जाता है। और ये वाली रकम मेन अमाउंट में से माइनस करते हैं तो बैलेंस आगे घटता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अमाउंट कम होता हुआ जाता है कि अब 8,000 रुपया बाकी है। तो इस अगला ईयर एंडिंग होगा 2012 को, 8,000 आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इस तारीख को हमने कोई ना कोई हफ्ता चुकाया होगा, तो हफ्ते की बात करें तो हफ्ता है 4,800 का, दूसरा हफ्ता है 4,800। अब इस 4,800 में कितना होगा ब्याज, तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 800। क्या करना है माइनस कर देना है, हफ्ते में से ब्याज माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,000। फर्स्ट अमाउंट में से 4,000 माइनस करेंगे तो अब बाकी बचेगा 4,000। 8,000 में से 4,000 माइनस किया, अब 4,000 बाकी है। जब तक नील जीरो ना हो जाए तो अगली तारीख 2013 की आएगी, 4,000 का बैलेंस था। इस तारीख को जो हफ्ता चुका है वो कितना है 4,400। अगर फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो तो मुझे लगता है ये तो आप लोग को आता ही रहेगा, पर देखिएगा जरूर, क्योंकि जितना ज़्यादा देखते हो उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इस तारीख का ब्याज है 400, माइनस करेंगे तो बचा 4,000 हमने चुकाया है, और 4,000 का ही बैलेंस था, उसमें से 4,000 हमने चुका दिया तो बैलेंस बचा नहीं, तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आप 3 चीज़ का टोटल कर सकते हो। ये क्या दिखाता है, आपको पता चले कि उसकी कीमत कितनी थी और हमने कितना चुकाया। तो ये वाला कॉलम आप प्लस करोगे जो पेड कैश प्राइस चुकवेल रोकड़ कीमत, हकीकत में जो हमने चुकाया 4,4,4,4 टोटल हो रहा है 16,000। मतलब एक्चुअल में उसकी रोकड़ कीमत कैश प्राइस कितनी थी 16,000, वो यहाँ पे आती है। अब इसमें जो हमने ब्याज दिया है 1,200, 800, 400, मतलब कितना हो गया 2,400 का हमने टोटल ब्याज भरा है। और ये हफ्ता प्लस करोगे तो ब्याज इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब 18,400। मतलब ये जो भी हमने यंत्र खरीदा है वो हमको 18,400 में पड़ा।
था 16,000 का, लेकिन ब्याज जोड़कर 18,400 में हमको वो मिला। ठीक है, इतना आपको पहले से प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। चलिए अब सेकंड कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग रहता है इस चैप्टर में, हर एक वीडियो, बट आपको एंड तक देखना है क्योंकि कैलकुलेशन ही इतने सारे होते हैं। डेप्रिसिएशन घसारे की बात करते हैं तो यहाँ पर तारीख कौन सी आएगी जब ईयर एंड होता है वो, तो 3 तारीख आएगी। एक तो हमारा 2011 को एंड हुआ, फिर 2012 को, फिर 2013 को। तो 3 साल का हमको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सिंपल सा पहली कौन सी वैल्यू आएगी, जो उसकी कीमत थी 16,000 का यंत्र था। अब कौन सी मेथड है और कितना परसेंट वो देख लेना है आपको। ठीक है, मेथड यहाँ पे सेकंड आपको सीखने को मिले। अभी तक 2 वीडियो में मैंने आपको रिटर्न डाउन घटती जती बाकी सिखाया, इसमें 10% है, लेकिन कौन सी, सीधी लिटीनी पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड। वो इंग्लिश में गुजराती में दोनों में क्लियर आपको बोल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लिटी पद्धति 10%। सेकंड मेथड भी आज आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो मेथड है वो हमारी है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लिटी पद्धति। ठीक है, जिसमें परसेंट कितना बोला है, 10% बोला है। तो सिंपल सा है, पहला जो कैश प्राइस रोकड़ कीमत उसका 10% निकाल दीजिए, उसका 10% निकालिए तो कितना आया, 1600 आया। अब सीधी लिटी में क्या होता है, हर साल पहले जो मेन अमाउंट होती है ना यंत्र की, उस पर निकाला गया घसारा हर साल इक्वल होता है। हर साल क्या होता है, इक्वल समान होता है। तो दूसरी साल भी 1600 आएगा, तीसरी साल भी 1600 ही आएगा, कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं है। उस पद्धति में क्या होता है ना, माइनस करके जो बैलेंस आता है उस पर परसेंट गिना जाता है। इसमें पहला जो मेन अमाउंट है उस पर जो गिना गया है वही हर साल इक्वल होता है। चलिए माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो 1600 यहाँ माइनस हम करेंगे, 14,400, फिर ये आगे आ जाएगा 14,400 में से अगेन 1600 ही मिलेगा डेप्रिसिएशन, तो आएगा 12,800। 12,800 अगले साल ओपनिंग हो जाएगा। 1600 अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो 11,200, ये बचा बैलेंस। ठीक है, और ये आंसर में हेल्प करता है क्योंकि आप मशीन अकाउंट बनाओगे तो आपको लास्ट में ये आंसर मिलता है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत यूजफुल होते हैं। 2 कैलकुलेशन तो हर एक सम्स में आपको करने ही है। अब चलते इसके बाद मेन पार्ट जिसमें हमको अकाउंट पूछे जाते हैं। तो इस सम्स में कौन सा अकाउंट पूछा है एक बार रीड करके पता, तो यंत्र का खाता ही पूछा, ओनली मशीन का ही पूछा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नया अकाउंट सिखा रहा हूँ जो मुझे सिखाना था। ठीक है, अब हमको बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन यंत्र का तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में जो खरीदना है ना उसका अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सारी एंट्री मैंने लिखी हुई है और आप लोग को नॉर्मल याद भी होगी। तो सबसे पहले मशीन यंत्र खाते में दोनों कैलकुलेशन में से कहाँ से एंट्री करते तो याद रखिएगा, जो हमारा इंटरेस्ट का अकाउंट है उसके अंदर जो पेड कैश प्राइस है ना, चुकवेल रोकड़ कीमत, यही सारी एंट्री होती है। यही एंट्री हमको इसी अमाउंट की एंट्री करना होता है और साथ साथ में डेप्रिसिएशन घसारे की एंट्री होते हुए जाती है। चलिए स्टार्ट करते हो। तो पहला साल है, स्टार्टिंग हो 1 अप्रैल 2010 को। उस तारीख को बैंक का नाम लिखा गया क्योंकि उस तारीख को हमने डाउन पेमेंट भरा था। ठीक है, डाउन पेमेंट भरा था, ये फर्स्ट अमाउंट देख लीजिए, ये हमारी डाउन पेमेंट होती है। ठीक है, तात्कालिक चुकवानी, तो पहली अमाउंट ये 4,000 आती है। उसके बाद जब ईयर एंड होगा, साल जो भी है वो एंड होगा, मार्च 2011 को एंड हुआ, उस तारीख को किसका नाम लिखा है, बेचनार का। जिसके पास से माल खरीदा ना, बेचनार, इंग्लिश में वेंडर का नाम लिखा जाएगा, जो यहाँ पे शिल्पा लिखा गया। आप डायरेक्ट वेंडर अकाउंट भी लिख सकते हो, बेचना खाते तो भी चलेगा, या नाम लिख के भी एंट्री कर सकते हो। अब इसमें कौन सी अमाउंट आएगी, इसके बाद जो हफ्ता भरा था, हफ्ते के अंदर जो रकम उसको पेड की थी वो आती है। तो यही कॉलम देखना, 4,000 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4,000 तो 4,000, ये 4 नहीं लिख रहा, हम ये सेकंड लिख रहे। ईयर एंड होने पर जो हमने चुकाया 4,000 वो लिखा जाएगा, जो हमारे वेंडर बेचनार के नाम से आएगा। मतलब इस साल फर्स्ट ईयर हमने 8,000 चुकाया। ठीक है, हम समझे इस बार हम खरीदनार है, क्योंकि खरीदनार के बुक में लिखा जा रहा है ना, अक्सर यहाँ पर खरीदनार है। ठीक है, परचेजर, तो वो हम समझ के लिखिए कि हमने टोटल 8,000 पहले साल हमने पैसा दिया। अब वो मशीन का हमको साथ साथ में डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, घटता जाएगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना है, पहले साल के हर साल इक्वल ही है, कितना है 1600, तो हर साल 1600 ही डेप्रिसिएशन आएगा। आई होप आपको दिखा होगा, ना दिखा तो याद रखिएगा 1600 का क्या है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन घसारों में 1600। अब क्या करना है, 8,000 यहाँ लिख कर माइनस कर दीजिए, 1600 में से 8,000 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6,400। तो ये पहली साल का बचा बैलेंस। ठीक है, मतलब ये पता क्या दिखा था, ये मशीन की अमाउंट दिखा था कि मशीन अब इतनी वैल्यू का बचा, अगर मार्केट में बेचेंगे ना तो इतना पैसा हमको मिल सकता है। अब वो नेक्स्ट ईयर आता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाकी अगर लाव्या, तारीख 1/4 लिखते हैं क्योंकि ओपनिंग है ना उस साल की, इसलिए 1/4 लिखते हैं 2011। ठीक है, अब ईयर एंड करेंगे, एंड होगा साल में, तो हम बेचनार को पैसा तो चुकाएंगे, जो हफ्ता बनता है इंस्टॉलमेंट वो कहाँ से लिखना है आपको, इसी कॉलम में से अगला 2012 की तारीख का 4,000, जब ईयर एंड हुआ होगा तो हमने 4,000 पैसा चुकाया, यंत्र के नाम का 4,000 हमने चुकाया। टोटल कितना हो गया, 10,400 हो गया, जिसमें इस साल का डेप्रिसिएशन 1600 ही होगा, क्योंकि आपने देखा हर साल इक्वल ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन था ना, इसलिए। वरना आप देख देख के लिख सकते हो, जो आ रहा है वो लिखना है आपको। अब ये माइनस कर देंगे, टोटल 10,400, उसमें से 1600 हम माइनस करेंगे तो 8,800 बचेगा। मतलब यंत्र की हमारी इतनी वैल्यू बनती है। फिर आगे जाएंगे, यही हमारा ओपनिंग हो जाएगा अगले साल के लिए 1/4/12,
और इस साल एंड होने पर 2013 को हमने कुछ ना कुछ उसको पैसा चुकाया होगा यंत्र के नाम का। तो यंत्र के नाम का 2013 में 4,000 रुपया चुकाया। ठीक है, सारी यही एंट्री हो रही है। किसके नाम से कर रहे? वेंडर, वेचनार के नाम से कर रहे। पहले में बैंक लिखा क्योंकि ये तो उसी समय पैसा चुकाया था ना, इसलिए वेंडर का नाम नहीं आता है, बैंक के नाम से पेमेंट हो जाती है। इसके लिए इस साल भी 4,000 का अमाउंट था। टोटल कर रहे हैं हम लोग 12,800। यहाँ पर डेप्रिसिएशन वही हमारा 1,600 आएगा। तीसरे साल भी कितना था? 1,600 ही था। अब माइनस करेंगे तो 11,200 मिलेगा। ये जो बैलेंस मिला, ठीक है, 2013 के एंड होने पर जितने साल का हमको सॉल्यूशन मांगा गया, ये बैलेंस आपको सेम कहाँ देखने को मिलेगी? 11,200 की अमाउंट जो हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया होगा घसारेगा, उसकी लास्ट बाकी होगी, आखिर बाकी। तो आपको समझना कि हमने मशीन का अकाउंट राइट बनाया है क्योंकि मशीन के नाम का इतना ही पैसा बचा है, बैलेंस बचा है। तो हमारा सम्स ये मशीन का कंप्लीट हुआ। आई होप मशीन के अकाउंट का कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते आगे नेक्स्ट, जो इस सम्स में मांगा नहीं गया पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और आपको सम्स ऐसे ही करने हैं। ठीक है, आपको खरीददार के चार अकाउंट बनाना सीखने हैं, साथ साथ में वेंडर, वेचनार के अंदर मोस्ट ऑफ यही अकाउंट पूछा जाता है, खरीददार का पूछा जाता है, जो यहाँ पे अक्षय नाम से लिखा गया। ठीक है, जिससे आज के वीडियो से सारे अकाउंट आपके समझ में आ जाने। एक बार जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं। ठीक है, वैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से अकाउंट सम्स में इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ पहले 4 अकाउंट होते हैं जो हमारे खरीदनार होते हैं, परचेजर, उसके अकाउंट में 4 पूछे जाते हैं। तो चारों मैंने आपको समझा दी, ये फर्स्ट वीडियो में, ये सेकंड वीडियो में। फिर जो वेचनार होता है, वेंडर होता है, उसकी बुक में भी 2 अकाउंट बनते हैं, पर 2 में से मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यही फर्स्ट अकाउंट पूछा है जो मैं आज सिखा रहा हूँ, परचेजर, खरीदनार नु खातू। ये आप बुक में से देख सकते हो, आप लोग को सिंपल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या सारे अकाउंट आपके हो जाएंगे और एग्जाम में कोई भी अकाउंट पूछे आप इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी पहले से मैंने एंट्री लिखी हुई है जिससे मैं आपको इजीली फटाफट समझा सकूँ। तो यहाँ पे साल स्टार्ट होता है 1/4/2010 को। यहाँ पे पहली अमाउंट कौन सी आएगी? तो थोड़ी देर के हम अपने आप को वेंडर समझ लिए, बेचना, जिसने माल बेचा है वो समझ के ये अकाउंट क्रिएट कीजिए तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। हम लोग कौन है? यहाँ पे शिल्पा का नाम दिया गया है, तो शिल्पा वेंडर के थ्रू सोचिए हम जिसको माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो खरीददार के अकाउंट कैसे एंट्री करेंगे। तो पहले हमने माल बेचा होगा उसको, तो टोटल हमने स्टार्टिंग में इस तारीख को कितने का माल बेचा, तो जो यंत्र था वो कितने का था? 16,000 का। मतलब कैश प्राइस लिखी, क्या लिखी? कैश प्राइस। अगर यहाँ से अगर दिखाना जाओ तो स्टार्टिंग की 16,000 मैंने लिखी। ठीक है, कैश प्राइस लिखनी रहेगी, उस रोकड़ कीमत। उसके बाद ये साल जब एंड होगा तो हमको क्या मिलेगा? वेंडर की तरह सोचिए, ठीक है, हमको बेचनार की तरह सोचिए, हमको ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। 16,000 तो मेन अमाउंट उसकी पास से हमको लेनी है, साथ साथ में इस साल का ब्याज जुड़ जाएगा, तो ब्याज की एंट्री आती है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको एंट्री याद रहेगी कौन कौन सी एंट्री आ रही है। तो इस साल का ब्याज जब ये एंड होगा तो 1,200 का ब्याज लगा हो। कितना का लगा होगा? 1,200। तो 1,200 का ब्याज यहाँ पे लिखिए। मतलब टोटल अमाउंट हमको कितनी है? यहाँ पे हो जाएगी 17,200। मतलब अक्षय के पास से टोटल हमको इतना अमाउंट लेना है, ऐसा बन जाता है। मतलब ये उधार की एंट्री क्या है? 10,000 समझ गए। जो पैसा हमको लेना है इस फर्स्ट ईयर में वो हमने लिखा। अब सामने कौन सी एंट्री आ रही है? उसने सामने वाले ने जो चुकाया वो लिखना है, मतलब अक्षय ने। तो 1/4/10 को उसने बैंक के नाम से पता होगा सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको कौन सा टेबल ध्यान लेना? यहाँ पे हफ्ता इंस्टॉलमेंट का ध्यान दीजिए। ये उसने पैसा चुकाया, एक्चुअली वो पैसा यही चुकाता है ना। तो पहला 4,000 उसने चुकाया 1/4/10 को, दिख रहा होगा आपको। तो ये 4,000 पहला लिखा जाता है। फिर जब ये साल एंड हुआ होगा, ठीक है, 2011 को, तभी उसने पैसा चुकाया होगा। क्या चुकाएगा? इंस्टॉलमेंट, हफ्ता चुकाया होगा। तो उसके बाद का हफ्ते की रकम आएगी 2011 की 5,200। ठीक है, ये दोनों एंट्री आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर कौन सी लिखी? जो ये बेचना खरीदना रहे वो जो पैसा चुकाता है वो लिखा, और ये हमको जो पैसा उसके पास से लेना है वो लिखा गया। ठीक है, अब टोटल यहाँ का ज़्यादा होगा, ये टोटल लिख दीजिए यहाँ पर। ऑलरेडी उसने इतना पैसा चुका दिया, अब बाकी बचा जो उसके पास से लेना है वो बैलेंस बचेगा, जो यहाँ पे आएगा 8,000। समझ गए? क्लियर हो? कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में भी आएगा। अब ये 8,000 नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा ओपनिंग। मतलब इतना उसके पास से पैसा हमको लेना है अक्षय के पास से, जिसमें इस साल का ब्याज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि साल होगा तो ब्याज भी लगता जाएगा ना। तो इस साल का ब्याज लिखिए। सेकंड, 2012 एंड होने पर ब्याज कितना था? 800। 2012 का ब्याज कितना है? 800। ये दोनों कॉलम को ध्यान लेना है आपको, समझिए, ये दोनों कॉलम को ध्यान लेना है। 800 एंटर लिखे। मैं आपको अगेन सारे अकाउंट रिवाइज कराऊंगा कि कौन सा अकाउंट में कौन सा कॉलम से अमाउंट आती है। तो अब टोटल करेंगे 8,800, मतलब 8,800 रुपये हमको उसके पास से लेना है, अक्षय के पास से। अब सामने अक्षय ने भी पेमेंट की होगी। अब देखिए एंडिंग क्यों आ रहा है? कि ओपनिंग इसमें क्यों आया था? क्योंकि ये डीपी था ना, इसलिए डाउन पेमेंट। अब बाकी तो साल एंड होने पर वो हफ्ता चुकाएगा, तो हफ्ता ही आएगा, एक ही बार बैंक का नाम आएगा। हफ्ते की रकम उसने चुकाई होगी, 5,200 तो हो गया। 2012 में 4,800, 4,800 का उसने पैसा चुकाया हमको, तो लेना था टोटल 8,800। 4,800 इस साल मिल गया, बाकी बचा 4,000 जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगर लाव्या। अब इस साल का ब्याज लगा होगा, ठीक है, अक्षय के ऊपर ब्याज लगा जो हमको लेना होगा तीसरे साल का, तो 400 रुपया तीसरे साल का ब्याज, तो वो ब्याज ऐड कर लीजिए।
जिससे हमको टोटल जो लेना है वो हमको मिल जाएगा 4,400। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक के अंदर उसने जो हफ्ता भरा होगा वो रकम आएगी। साल एंड होने पर उसने हफ्ता कितने का भरा था, 4,400 का भरा था। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हफ्ते की रकम लिखी जा रही है। अब बैलेंस नहीं बचा, देखिए यहाँ पे 4,400, यहाँ पे जमा साइड भी 4,400, बैलेंस नहीं बचा क्योंकि पूरा पेमेंट हो चुका है। हफ्ते खत्म हो गए, मतलब पेमेंट खत्म होगी। अब ना अक्षय के पास कुछ लेना है, ना यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट ब्याज आएगा। इन शॉर्ट में ये जो अकाउंट है सबसे मेन होता है, पूरे चैप्टर में समझेंगे और थोड़ा ईजी है। यहाँ पे जो एंट्री लिख रहे हैं वो हमको एक वेंडर की तरह सोचना कि हमको जो पैसा लेना है वो लिखा, जिसमें ब्याज आ रहा है। और यहाँ पर जो अक्षय है जो पैसा दे रहा है, पहले में डाउन पेमेंट के साथ हफ्ता, फिर हफ्ते की रकम, फिर हफ्ते की रकम। ठीक है, अगर आपको सारे अकाउंट रिवर्स कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, पर आपको यहाँ तक देख रहे हो तो आपको बेनिफिट तो होगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी समझ दे रहा हूँ, खास याद रखिएगा। चलिए कैसे रिवाइज करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन यंत्र के अकाउंट में। इसमें से कौन सा अकाउंट यूज होता है, ये फर्स्ट वाला कैश प्राइस जो पेड होता है, रोकड़ कुमेद चुकेल, ये वाला मशीन के अकाउंट में यूज होता है। और साथ साथ में डेप्रिसिएशन, ये दोनों का यूज करके अकाउंट क्लियर होता है। फिर सेकंड जो अकाउंट आता है हमारा, जो खरीदनार बनाता है, ठीक है, खरीदनार परचेजर अपनी बुक में, वेंडर बेचनार का खाता बनाता है। तो बेचनार के अंदर ये 3 कॉलम यूज होते हैं। एक तो हफ्ते की इंस्टॉलमेंट की रकम लिखते हैं हम लोग, और साथ साथ में इंस्टॉलमेंट में क्या क्या पैसा हमने चुकाया, इंटरेस्ट और साथ में कैश प्राइस, ये तीनों अमाउंट आती है। आप लोगों को याद हो रहा होगा अगर आपने अकाउंट बनाए होंगे तो। और तीसरा जो हमारा इंटरेस्ट का होता है, जो इंटरेस्ट में ओनली डायरेक्ट इंटरेस्ट की ही एंट्री करते हैं। और हमारा डेप्रिसिएशन, उसमें डेप्रिसिएशन की है एंट्री करते हैं। तो 4 अकाउंट क्लियर हुआ है। और लास्ट जो अभी हमने सीखा कि जो परचेजर होता है, खरीदनार का खाता कैसे बनता है, उसके अंदर ये इंस्टॉलमेंट की रकम लिखी जाती है और साथ साथ में ब्याज आता है। बस इस तरह से होता है। एक बार अगेन आप ध्यान से देखिए, मैंने फटाफट बोला होगा। अब मैं आपको सम्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कौन कौन से करना है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखा, सम्स यहाँ तक समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिएगा। और कोई सम्स चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब आपको जो सम्स प्रैक्टिस करने हैं उसमें से सबसे पहले बोलना चाहूँगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिएगा 33 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33 ये देख रहे हैं, इसमें जस्ट कैलकुलेशन ही मांगा, कोई अकाउंट मांगा ही नहीं है। आपको बनाना, अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। 33 नंबर का कीजिएगा, ये भी 2013 में पूछा हुआ है। इसके बाद जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक्सरसाइज के सम स्टार्ट होता है, तो उसमें भी टॉपिक वाइज सम्स दिए गए। तो टॉपिक वाइज उसमें अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, 9 और 10, ये 2 सम्स कर सकते हो, जहाँ पे दोनों रोकड़ कीमत और ब्याज का दर ना दिया हो। 9 और 10 ये 2 सम्स कर सकते हो आप लोग। और एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, 4 सम्स हुए, कौन कौन से हुए अगेन अगर मैं यहाँ पर लिख के आपको बताऊँ मैंने कौन से सम्स दिए, तो क्वेश्चन नंबर मैंने दिया 33, क्वेश्चन नंबर दिया 9 और 10, और साथ में एक एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर सकते हो। ये 4 सम्स करोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और किसी एक सम्स में क्या कीजिए, अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लीजिए सारे, और बाकी समय क्या जस्ट वो कैलकुलेशन कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक हमको कवर हो चुका है। और आपको सम्स समझ में आया जैसे मैंने समझाया, तो आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट जरूर रीड करता हूँ। और साथ साथ में सम्स आ जाए तो डन जरूर लिखिएगा। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि आप VG स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स में ज्वाइन होएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपके एग्जाम में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।